कैसे वहां पर जश्न का असम का भी जिक्र कर लेते हैं। 92 सीटों के रुझान सामने आ गए असम में, और बीजेपी 68 सीट पर लीड बनाए हुए, कांग्रेस 22 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल का भी हाल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। अच्छा पल्लवी, बड़ी बात यह है कि असम में भी यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए था कांग्रेस में, मोहब्बत की दुकान के आगे चल रही थी, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया, एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने साबित किया है कि वो असम के जो नॉर्थ ईस्ट का एक कहना चाहिए कि दिल है राज्य, वहां पर लोगों का विश्वास कायम रखने में कामयाब रहे हैं। उनकी नीतियों पर, उनके चेहरे पर असम के लोगों ने विश्वास जताया, और इसीलिए बहुमत से बहुत आगे इस वक्त असम में बीजेपी। जनता है वो मानती है कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, या फिर वो लोग हैं जिन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा ने भरोसा दिलाया कि यहाँ पर जो घुसपैठिए हैं उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, ताकि जो योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं, उनका लाभ सिर्फ और सिर्फ असम की जनता को ही मिले। यहाँ पर मनु ये भी बात हो जाती, क्या जो असम की जनता है उसने हेमंत बिस्वा शर्मा के उन बयानों पर भरोसा जताया है जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे, या फिर मनु यहाँ पर समझना ये है कि क्या खेला मात्र चुनाव से 10 दिन पहले हुआ, जब पवन खेड़ा ने बयान दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी पर वो लगातार हमलावर हुए उनके पासपोर्ट्स को लेकर के, जिस तरीके से 3 देशों के पासपोर्ट आपके पास मैं आऊंगी पल्लवी। देखिए अब हम पॉकेट वाइज ये बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में कौन किन सीटों पर आगे है, ये समझना बेहद जरूरी है। दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए आगे है। जलपाईगुड़ी की सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा में टीएमसी 4 सीटों पर आगे चल रही है, और हुगली में बीजेपी 12 सीटों पर आगे चल रही है। जलपाईगुड़ी की सभी 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है पल्लवी की, जो गढ़ यहाँ पर कुछ पॉकेट्स में बीजेपी का था, माफ कीजिएगा जिसका टीएमसी का था, वहां पर भी वोट खिसका है बीजेपी की तरफ। बिल्कुल सही कह रही हैं, और झारग्राम का भी यहाँ पर जिक्र करना मनु बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं कुछ सीटों का जहाँ पर बीजेपी की तरफ वोट बैंक जो है खिसकता हुआ नजर आया। तो झारग्राम वो सीट है मनु जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर झालमुड़ी खाई थी, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। हाँ। आपने देखा मनु कि किस तरीके से चुनाव से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में मैं खुद जाऊंगा और चुनाव से पहले वहां पर मैं खुद रुकूंगा, हर रैली पर नजर रहेगी, हर वहां पर जो वहां पर कार्यक्रम किए जाएंगे उस पर नजर रहेगी। पिछले चुनाव से ये चुनाव बेहद अलग रहा है मनु इस बार, क्योंकि इस बार पूरी तरीके से बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है, चाहे हम सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें और प्रधानमंत्री की बात करें, सभी ने डेरा डाल दिया था, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर चुनाव हुआ है। एक तो स्थानीय मुद्दों को लेकर के, दूसरा घुसपैठियों को कैसे निकाला जाए, और आखिर वहां पर किस तरीके से जो काली माता का जिक्र किया गया था, चाहे वो सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से हो या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से हो, उन्होंने कहा था कि दिल में काबा और नजर में ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को रख के नहीं चला जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो काली माँ की धरती है, आपको उनका जिक्र करना पड़ेगा, और वो जो अस्मिता थी, उस जो ठेस पहुंचाई जा रही थी पश्चिम बंगाल की, उसको हम दोबारा वापस लेके आएंगे। हमें प्रधानमंत्री का वो बयान भी भूलना नहीं होगा यहाँ पर। बिल्कुल आपके पास पल्लवी में आऊंगी, और जरा रिएक्शन मुझे लगता है कि लोगों से ले लेना चाहिए। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए आशुतोष जी। आशुतोष दावा जी, स्वागत आपका। जरा रिएक्शन दीजिए, जो अब तक के ट्रेंड चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या लग रहा है? ट्रेंड में बीजेपी आगे है, क्या खेला हो बे? बिल्कुल मनराज जी, देखिए जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि अच्छा गैप आगे काफी हद तक बढ़ गया है। यहाँ पर बीजेपी आगे तो चल रही थी, लेकिन अब बहुत अच्छी लीड ले ली, 130 सीटों पर आगे है, जबकि टीएमसी 110 पर। आशुतोष जी कंटिन्यू। बिल्कुल देखिए मनराज जी, बिल्कुल ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार बंगाल के अंदर बड़ी कड़ी फाइट मिलेगी देखने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। ममता बनर्जी जो केवल मुस्लिम वोट्स पर अपना फोकस करे हुई थी, वो शायद उतना उनका जो स्ट्रेटेजी थी वो सफल होती हुई नहीं दिख रही है। अगर यही टैली अगर जो है वो परिणामों में परिणित होती है, तो हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक समग्र बंगाल के विकास की बात कही, शायद नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को बंगाल के लोगों को भी लगता है कि कम से कम पिछले 15 साल में जिस तरह से पूरे देश भर के अंदर विकास हुआ, उस तरह का विकास शायद बंगाल के अंदर नहीं हुआ। तो शायद विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वहां बढ़त मिल रही है। ये पहला मौका होगा जब बंगाल के अंदर इतने क्लोज फाइट
फाइट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हमेशा वरना हमने देखा है कि शुरुआती रुझानों से ही एक पार्टी को बड़ी बढ़त दिखती है। भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, 24-25 सीटों का मार्जिन है, लेकिन कम से कम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदों से भी कई गुना ज्यादा अच्छा। अच्छा आशुतोष जी, जब वोटिंग टर्नआउट बहुत ज्यादा अच्छा रहा था, 95 कुछ हुआ था राजनीतिक इतिहास में पहली बार, तो उसमें यह भी था कि भाई ये जाएगा किधर, क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है, ये ममता बनर्जी के लिए उनके अपने जो वोटर्स है वो बाहर निकले हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड इशारा कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं कि ये जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं टैली में? देखिए मनोज जी, वोटिंग परसेंटेज को मैं बहुत बड़ा इश्यू नहीं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों में जो जो सीटें, कम से कम ऐसी सीटें हैं जिन पर बंगाल से बाहर के रहने वाले लोगों का प्रभाव ज्यादा है, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। मतलब जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को स्वीकार किया है, और बंगाल के परिणामों में वो हमको दिख रहा है। जो जो कम से कम अर्बन एरिया था वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा कर रही है, और रूरल एरिया में भी, जो रूरल एरिया में माना जा रहा था कि टीएमसी का गढ़ है, वहां दीदी की जो चप्पल वाली छवि है कि वो सफेद साड़ी और चप्पल में चलती हैं, वहां भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सेंधमारी की है। और कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि शायद एंटी इनकम्बेंसी तो एक बड़ा फैक्टर था ही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट था, जो माइक्रो मैनेजमेंट था, मुझे लगता है कि यह उसका ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत वहां लंबे समय से की। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि जब जब आप ममता बनर्जी को हल्के में लेते हैं तो वो रिस्क भी एक साबित होता है। अपने तीसरे टेन्योर में प्रचंड जीत, अब तक की सबसे बड़ी जीत ममता बनर्जी ने 2021 में हासिल की थी। लेकिन यहां बीजेपी जो कभी 2 सीटों पर थी वो 77 पर आई, अब 77 से ये फासला 129 और 130 तक दिख रहा है, और एग्जिट पोल में 140 के आसपास का वो बताया गया था। तो क्या उसी तरफ अब बीजेपी आगे बढ़ रही है? मतलब ये बहुत एक लंबी छलांग यहां पर बीजेपी के लिए कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं मनराज जी के भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदों से ज्यादा अच्छा कर रही है। कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो वहां बहुत की, पिछले 2-2.5 साल से बहुत ग्राउंड पर वर्क किया। गृह मंत्री अमित शाह वहां लगातार पिछले 15-20 दिन से रहे, भूपेंद्र यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे सुनील बंसल हो, ये नाम भी ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत मेहनत की। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये प्रूव किया कि इलेक्शन मैनेजमेंट दूसरी पार्टियों को भी बीजेपी से सीखना चाहिए। अक्सर ये पत्रकार राजनीति विश्लेषक ये बात कहते रहते हैं। यशवर्धन जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। यशवर्धन जी, आपके लिए केरलम, देखिए बता दूं मैं कहां से अच्छी खबर है, ये क्योंकि खुशखबरी के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए। केरलम से आपके लिए एक अच्छी खबर है, वापसी हो रही है यूडीएफ की। लेकिन तमिलनाडु में जो आप सोच कर बैठे थे वो नहीं हो पा रहा है। टीवी के खेला कर गई है, 90 सीटों पर रुझानों में आगे डीएमके और एआईडीएफ के वो दोनों पीछे हैं। जी, बड़े चौंकाने वाले रुझान है। तमिलनाडु से हमें आशा नहीं थी। हमें पूरा विश्वास था कि तमिलनाडु बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, और नई पार्टी ने इतना ट्रैक्शन लिया है तो इसके कारणों की समीक्षा भी होनी चाहिए। और लोकतंत्र है, लोग, जनता नए विकल्पों को तलाश करती है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था कि